Once again, a very good evening to all of you. लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए थे। आज इसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, फॉर कंबशन ऑफ बेंजीन इन अ सील्ड कंटेनर हैविंग रिजिड थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स दैट इज इमर्स्ड इन अ वाटर बाथ एट 25 डिग्री सेल्सियस। आपको दिया हुआ है कंडीशन में कंबशन ऑफ बेंजीन इन अ सील्ड कंटेनर और आपको चार ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं ए बी सी डी। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे क्या है करेक्ट है। तो देखो, सिंपल जो पॉइंट आपको यहाँ पे समझना है, लिखा हुआ है सील्ड कंटेनर और सील्ड कंटेनर में क्या हो रहा है, कंबशन ऑफ बेंजीन। तो जब हम लोग बात करते हैं सील्ड कंटेनर की, तो इस केस में जो हमारा वॉल्यूम चेंज है डीवी, वो किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल। मीन्स यहाँ पे वॉल्यूम में कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर कंटेनर सील्ड है और कंबशन हो रहा है तो जो वॉल्यूम पहले है वही क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम भी होगा। इनिशियल फाइनल अगर सेम है तो डीवी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। अगर डीवी की वैल्यू जीरो है तो फिर हमारा जो वर्क डन होता है, वर्क डन इक्वल टू हम लोग लिखते हैं माइनस पी डीवी। तो यहाँ से डब्ल्यू की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, जीरो। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम बात करें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या बताता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें बताता है डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। वर्क डन अगर जीरो है तो डेल्टा यू की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, हीट यानी कि क्यू के इक्वल। तो ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। तो अगर हमारा क्यू लेस देन जीरो है तो फिर डेल्टा यू भी हमारा क्या होगा, लेस देन जीरो। या अगर क्यू हमारा जीरो है तो डेल्टा यू भी किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल आएगा, क्योंकि डब्ल्यू हमारा ऑलरेडी क्या हो चुका है, जीरो के इक्वल हो चुका है। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी हमारे क्या हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। दो ही ऑप्शन हमारे पास बचेंगे, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। ऑप्शन बी को अगर हम देखें, यहाँ पे हमारे पास जो हीट है वो किसके इक्वल आ रही है, जीरो के इक्वल आ रही है। बट जो प्रोसेस है वो कैसी है, कंबशन। और कंबशन में क्या होता है, हीट रिलीज होती है। ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होगा, जो हीट है वो लेस देन क्या आएगी, जीरो आएगी, नेगेटिव आएगी। इस वजह से ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर क्या है, करेक्ट। इजी क्वेश्चन है। सिंपल जो टर्म्स आपको दिए हुए हैं, जो वर्ड यहाँ पर लिखे हुए हैं, उनको आपने पकड़ना है। और एक बार अगर आप समझ गए कि सील्ड कंटेनर में वर्क डन हमारा क्या आएगा, जीरो आएगा, तो फिर आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें आपको बोला गया है, टू व्हाट प्रेशर मस्ट अ सैंपल ऑफ गैस बी सब्जेक्टेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर in order to compress it from 122 ml to 105 ml if its original pressure is 1.71 atm। तो यहाँ पे आपको वो प्रेशर बताना है जिस प्रेशर को लगाने पे आप क्या कर पा रहे हो, आप गैस को के वॉल्यूम को 122 ml से कंप्रेस करके किस पे ले आ रहे हो, 105 ml पे, जब आपको दिया हुआ है कि ओरिजिनल प्रेशर कितना है, 1.71 atm। अब जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आएंगे तो आप गैस को पहले क्या मान लोगे, आइडियल गैस। और आइडियल गैस के लिए आपको पता है पीवी इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, पीवी इक्वल टू होता है एनआरटी। एन की वैल्यू अगर नहीं दी हुई है तो हम इसे वन कंसिडर करेंगे। आर हमें पता है ये कांस्टेंट है, और जो टी है, इस केस में हमें दिया हुआ है कांस्टेंट टेम्परेचर, तो टी भी हमारे पास क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। इसका सीधा सा मतलब है जो पीवी की वैल्यू है वो किसके इक्वल आ रही है, कांस्टेंट के इक्वल आ रही है। इससे हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं, P1 V1 इट शुड बी इक्वल टू P2 V2। क्यों ऐसा, क्योंकि अगर यहाँ पर हम लोग देखें, जो PV की वैल्यू है वो किसके इक्वल आ रही है, कांस्टेंट के इक्वल आ रही है। अगर ये वैल्यू कांस्टेंट के इक्वल है तो कांस्टेंट के इक्वल होने से क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू P1 रखता हूँ, वॉल्यूम की वैल्यू V1 रखता हूँ, तो वो भी कांस्टेंट। अगर मैं प्रेशर की वैल्यू P2 रख लूँ, वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ पे V2 रखूँ, तो वो वैल्यू भी क्या आएगी, उसी कांस्टेंट की इक्वल आएगी। इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे। यहाँ से जब हम इसे इसके लिए P2 के लिए सॉल्व करते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे प्रेशर निकालना है, तो वैल्यू निकल के आ जाएगी P1 V1 डिवाइडेड बाय V2 इक्वल टू P2। अब ये P2 मैं आसानी से यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, कैलकुलेट कर सकता हूँ। P1 की वैल्यू मुझे दी हुई है विच इज 1.71 atm। V1 की वैल्यू मेरे पास में है 122। कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन में वॉल्यूम कम होता है, पहले 122 था, बाद में कितना हो गया, 105।
तो इसे जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे ये जो वैल्यू निकल के आएगी 122 है, ये 105 है, लगभग अगर आप देखोगे तो इसको ये 1 पॉइंट समथिंग टाइम क्या करेगा, डिवाइड करेगा। 105 है, 122 है और ये 1.7 है। आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आपकी किसके इक्वल आएगी, लगभग लगभग 2 के इक्वल, जो कि 1.99 एटीएम के क्लोज है। तो 1.99 एटीएम इसका सही आंसर है। आप लोग इसको खुद से भी एक बार सॉल्व करके देख लेना। 1.99 एटीएम क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा। इजी क्वेश्चन है, आपको बस क्या करना है, आपको आइडियल गैस इक्वेशन में जो हमारे पास टेम्परेचर है उसको कांस्टेंट कर लेना। आर पहले से ही कांस्टेंट है, एन की वैल्यू आप क्या करोगे, यहाँ पे 1 पुट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है द मैक्सवेल रिलेशनशिप डिराइव्ड फ्रॉम द इक्वेशन dg इक्वल टू vdp माइनस sdt। अब हमें इक्वेशन दी हुई है dg इक्वल टू vdp माइनस sdt। यहाँ से मुझे पूछा जा रहा है कि कौन सा मैक्सवेल रिलेशन मुझे देखने को मिलेगा। मैक्सवेल के थर्मोडायनेमिक रिलेशन के लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई हुई है, आप जाके उसको देख सकते हो। आपको बस सिंपल यहाँ पे चार हमारे जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं एस, पी, टी और वी, इन्हें लिखना है। फिर एक डायगोनल एस से टी की ओर और दूसरा पी से वी की ओर आपको ड्रॉ करना है। यहाँ पे आपके पास में चार थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल एच, देन इसके बाद सेकेंड हमारे पास में जी, देन यहाँ पे ए और यहाँ पे हमारे पास यू। ये चार हमारे थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल जो है आपको इन वेरिएबल्स के बीच में लिख लेने। अब इनसे क्या होता है, हम लोग चार थर्मोडायनेमिक इक्वेशन यहाँ पे क्रिएट करते हैं जिसमें से एक इक्वेशन हमें दी हुई है। अब आपको इस इक्वेशन की हेल्प से क्या करना है, ड्राइव करना है थर्मोडायनेमिक रिलेशन। तो इक्वेशन की हेल्प से हम थर्मोडायनेमिक रिलेशन कैसे ड्राइव करेंगे, इसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं। या तो हम इसको पूरा सॉल्व करें, सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना है, सॉल्व करने के लिए एक बार मैं इस इक्वेशन को कांस्टेंट टेम्परेचर पे लिखूंगा और एक बार में इसे कांस्टेंट प्रेशर पे लिखूंगा। क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल्स मेरे पास हैं वो कौन से हैं, एक है प्रेशर और एक है टेम्परेचर। यहाँ पे डीपी लिखा हुआ है, यहाँ पे डीटी लिखा हुआ है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे हमारे पास में पूरा प्रॉपर जो इसका सॉल्यूशन निकल के आएगा। आप चाहें तो इसको कर सकते हैं हम लोग, कैसे, देखो, एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे क्या हो जाएगा, डीपी इक्वल टू जीरो। डीपी की वैल्यू जैसे ही हमारी क्या निकल के आती है, जीरो निकल के आती है, तो यहाँ से हमारे पास जो डेल जी इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आएगी, कितनी आ जाएगी, माइनस एस डी टी, या फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं डेल जी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू माइनस एस। इसी तरीके से फिर हम क्या करेंगे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर इस वैल्यू को देखेंगे तो डी टी इक्वल टू यहाँ पे जीरो हो जाएगा। डी टी जैसे ही हमारा जीरो होता है तो फिर हमारी जो यहाँ पे डी जी की वैल्यू है ये किसके इक्वल आ जाएगी, वी डी पी के इक्वल। या फिर हम इसे लिख सकते हैं डेल जी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, वी। फिर आपको क्या करना है, डबल डिफरेंशिएशन करना है। डबल डिफरेंशिएशन करने के लिए ये जो पहला वाला टर्म आपके पास में है, जो इक्वेशन यहाँ पे आपकी पी को कांस्टेंट रख के निकल के आई है, इस इक्वेशन में आप देख रहे हो आपका जो वेरिएबल है वो कौन सा है, टेम्परेचर। आपको क्या करना है इस केस में, आप इसे डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर। और जो आपकी सेकेंड इक्वेशन आई है, आप इसे 1 और 2 कंसिडर कर लो, ये 1 है ये 2 है। इक्वेशन 1 को आप किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, प्रेशर के रिस्पेक्ट में। इक्वेशन 2 को आप डिफरेंशिएट कर लो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। तो इजीली आप इसका आंसर निकाल सकते हो। कैसे करना है, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 with respect to pressure and equation 2 with respect to, यहाँ पे क्या ले लेना है आपको, टेम्परेचर। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा। डेल स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी, देन डिवाइडेड बाय पी के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो, पी के रिस्पेक्ट में पहले से ही आपने किया हुआ है, तो डेल पी और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल टी। इसकी जो वैल्यू निकल के आ रही है, कितनी निकल के आ रही है,
राइट साइड में भी डिफरेंशिएशन होगा तो माइनस डेल एस अपॉन यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास में डेल टी। ये पहला केस है। इस बार हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को कांस्टेंट करेंगे, क्योंकि पहले में हमने क्या किया था, प्रेशर को कांस्टेंट किया था। ये इक्वेशन 1 की बात हो रही है, इस बार हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट कर लेंगे। इसी तरीके से इक्वेशन 2 को हमने किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो आ जाएगा डेल स्क्वायर जी डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास डेल टी डेल पी इक्वल टू डेल वी अपॉन यहाँ आ जाएगा डेल टी एट कांस्टेंट पी। पहले हमने टी के सॉरी पी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, टी को कांस्टेंट किया है, तो अभी हम लोग टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो पी को कांस्टेंट कर लेंगे। ये जो वैल्यू आपकी लेफ्ट हैंड साइड में आ रही है डेल स्क्वायर जी अपॉन डेल पी डेल टी, और इधर आपके पास डेल स्क्वायर जी अपॉन डेल टी डेल पी, ये दोनों सिमिलर है। ठीक है, ये वैल्यूज आपकी क्या है, सिमिलर है। तो राइट साइड में भी आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को इक्वल कर सकते हो। इन दोनों को अगर आप इक्वल करोगे तो इक्वल करने पे आपको ऑप्शन नंबर सी देखने को मिलेगा, डेल वी डेल टी एट कांस्टेंट पी। इसके साथ में आपको क्या देखने को मिल रहा है, इसके साथ में आपको देखने को मिल रहा है डेल एस और यहाँ पे क्या है डेल पी। तो बिल्कुल ये इक्वेशन आपकी क्या है, इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो। क्या इसके अलावा भी कोई और तरीका है जिससे हम आसानी से इक्वेशन को निकाल सकते हैं? बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, जब भी आपकी इक्वेशंस आएंगी आप सबसे पहले ये देख लेना, क्या आपके पास एस और टी डायगोनल में आ रहे, या फिर पी और वी आपके डायगोनल में आ रहे। अगर आपकी इक्वेशन में एस और टी डायगोनल में नहीं है, इक्वेशन के अंदर भी हम लोग बात कर रहे हैं, अगर वो डायगोनल में नहीं है तो आपकी जो इक्वेशंस है वो रॉन्ग है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो इक्वेशन ए में क्या है, वी और पी एक दूसरे के साथ डायगोनल में है। तो वी और पी एक दूसरे के साथ कैसे डायगोनल रिलेशन में है, तो ये सही है इक्वेशन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही एस और टी एक दूसरे के साथ डायगोनल में है, तो ये इक्वेशन की पॉसिबिलिटी बनती है। सेकंड वाले में वी और टी एक दूसरे के साथ डायगोनल में, ये इक्वेशन आपकी सीधे ही रूल आउट हो जाती है। ऑप्शन डी में भी आप देखोगे तो वी और टी एक दूसरे के साथ डायगोनल में है, तो ये इक्वेशन भी आपकी यहाँ पे देखने को आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, ये इक्वेशन भी आपको देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगी। इसके बाद इक्वेशन ए और सी में से एक आपकी सही इक्वेशन है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इस बार जो आपके पास वेरिएबल है वो पी और टी है। पी और टी, और पी और टी में आप देख रहे हो कि एक एरो हेड आपका कहाँ की ओर है, टी की ओर है, और दूसरा एरो हेड आपका वी की ओर है। तो अगर दोनों एरो एक पी की ओर होता, एक टी की ओर होता, तो फिर ये वैल्यू आपकी किस में आती, पॉजिटिव में आती। अगर दोनों अपोजिट चले जाते तब भी ये वैल्यू आपकी किस में आती, पॉजिटिव में आती। अगर एक टी की ओर और दूसरा पी से दूर जा रहे हैं, एक तो टी की ओर आ रहा है, दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो फिर साइन आपके किस में आता है, निगेटिव में आता है। ऐसे भी आप इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। अब देखो, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है आइडियल गैस के लिए कौन सा रिलेशन यहाँ पे सही निकल के आ रहे। अगर आप देखोगे हर रिलेशन में आपको डेल पी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी, डेल टी अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट पी, और डेल वी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके बाद इनको आपस में मल्टीप्लाई करके ये देखना है कि इसके इक्वल क्या वैल्यू यहाँ पे निकल के आती है। सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, एन की वैल्यू 1 ले लेते हैं, आ जाएगा आरटी। फर्स्ट केस है, हमें टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, वी को कांस्टेंट लेना है। अगर वी कांस्टेंट है तो जो कांस्टेंट टर्म होता है डिफरेंशिएशन में उसको हम बाहर रखते हैं। टी को हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टी, वी मेरा कांस्टेंट है, इक्वल टू आर कांस्टेंट है, और टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 1। तो जो पहली वैल्यू मेरी निकल के आ रही है यहाँ से, डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी, ये आ रही है आर अपॉन वी के इक्वल। इसके बाद सेकंड टर्म क्या है, डेल टी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट पी। अब मुझे v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और p को कांस्टेंट करना है, तो p को मैंने कांस्टेंट कर लिया, v को डिफरेंशिएट करेंगे, v के रिस्पेक्ट में ही हमें डिफरेंशिएशन करना है, इक्वल टू r कांस्टेंट है, और p को हमने डिफरेंशिएट कर लिया v के रिस्पेक्ट में एट कांस्टेंट प्रेशर। सॉल्व करने पे ये वैल्यू p, यहाँ से r p के अपॉन में आ जाएगा, देन डेल टी अपॉन डेल v एट कांस्टेंट p, ये सेकंड वाले टर्म की वैल्यू भी हमें यहाँ पे मिल गई। इसके बाद देखो हमें क्या करना है, डेल वी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी निकालना है। इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, पी वी इक्वल टू मेरे पास में क्या है, आर टी। यहाँ से जो हमारे पास प्रेशर है उसको राइट हैंड साइड में भेज लेते हैं,
सॉल्व करोगी डेल वी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आर कांस्टेंट है, टी को इस बार हमने टेम्परेचर को क्या लेना है, कांस्टेंट लेना है। पी जो है हमारा 1 अपॉन में है, और जो ही 1 अपॉन पी की वैल्यू निकल के आएगी आफ्टर डिफरेंशिएशन, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1 अपॉन पी। सॉल्व करने पे जो वैल्यू निकल के आएगी, अगर हम 1 अपॉन पी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम इसे पी की पावर -1 लिख सकते हैं। ओवरऑल सॉल्व करने पे हमें जो वैल्यू मिलेगी -RT। 1 अपॉन पी का डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन पी स्क्वायर। तो यहाँ से माइनस मैंने पहले ही आगे लिख लिया, और RT अपन यहाँ पे क्या आ गया, पी स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें तीनों वैल्यूज मिल गई हैं जो हमें इक्वेशन के लिए रिक्वायर्ड है। डेल पी अपॉन डेल टी, जिसकी वैल्यू क्या है, आर अपॉन वी। डेल टी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट पी, इसकी वैल्यू क्या है, पी अपॉन आर। एंड डेल वी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, -RT अपॉन पी स्क्वायर। तो इन्हें हम जैसे ही हमें इक्वेशन में दी हुई है, सिमिलर पैटर्न पे हम लोग इन्हें यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो सबसे पहले डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी की वैल्यू जो हम लोग लिखेंगे, तो ये आ जाएगी आर अपॉन वी इक्वल इंटू डेल टी अपॉन डेल वी। ये वैल्यू मेरे पास कितनी है, पी अपॉन आर। इसके बाद जो लास्ट में मेरे पास में डेल वी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी, इसकी वैल्यू कितनी है, -RT अपॉन पी स्क्वायर। जो टर्म्स आपस में कैंसिल हो रहे हैं उन्हें कैंसिल कर दो। आर से आर कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे एक पी से हमारे पास में पी कैंसिल हो रहे हैं। तो इसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिल रहा है, -RT अपॉन कितना आ जाएगा यहाँ पे, -RT अपॉन पी और वी। और अगर आप देखोगे आइडियल गैस के लिए पीवी इक्वल टू कितना होता है, RT। तो यहाँ पे चाहे आप पीवी इक्वल टू RT पुट कर लो या फिर RT इक्वल टू पीवी पुट कर लो, वो आपकी चॉइस है। सॉल्व करने पे -RT अपॉन पीवी इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1। पीवी की वैल्यू आपको इस इक्वेशन से कितनी रख लेनी है, यहाँ से आपको वैल्यू पुट करनी है पीवी इक्वल टू कितना है, RT। तो RT यहाँ पे पुट करोगे, RT से RT कैंसिल हो जाएगा, -1 आपका आंसर निकल के आएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, करेक्ट है। इसके बाद सिमिलर पैटर्न पे एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा हुआ है। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताना कि आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या निकल के आया। बस डिफरेंस यहाँ पे छोटा सा एक डिफरेंस जो आपको ध्यान में रखना है, डेल पी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी, इसके बाद डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, और फिर आपको फाइंड आउट करना है डेल वी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी। इस बार वी आपको 2 बार डिफरेंशिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे पहले वाले में आपके पास पहले P है, फिर T है, उसके बाद T के साथ V, फिर V के साथ P। बट यहाँ थोड़ा सा चेंज किया है, लेकिन जो क्वेश्चन को करने का तरीका है वो सिमिलर रहेगा। तो आप लोग इसको फॉलो करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम टू ऑल ऑफ यू।